हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अशरफ इमाम। आज के 10 मिनट वीडियो सीरीज में हम लोग बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दूसरे टूल वेक्टर के बारे में। एक्चुअली में वेक्टर क्या है? वेक्टर अपने आप में डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि कैरी करता है एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को जो डिजायर्ड है किसमें, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो वेक्टर के रूप में जो चीजें एक्ट करती हैं वो मेनली प्लाज्मिड होता है या वायरसेस, ये वेक्टर की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे हमारे चारों ओर बहुत सारी चीजें, तो क्या हर कोई वेक्टर की तरह काम कर सकता है? नहीं। वेक्टर की तरह किसी डीएनए मॉलिक्यूल को एक्ट करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर चाहिए। बेसिकली वो कितने हैं? 3 है। किसी भी मॉलिक्यूल को, डीएनए मॉलिक्यूल को वेक्टर बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। जैसे फिजिक्स के अंदर 2 चीजें चाहिए था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वेक्टर बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। वो क्या क्या है भाई? उस डीएनए सेगमेंट के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, दूसरा उस सेलेक्टेबल मार्कर हो, और तीसरा चीज जो चाहिए होता है वो होता है क्लोनिंग साइट्स। ठीक है, क्लोनिंग साइट्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वेक्टर के अंदर जो डीएनए सीक्वेंस है उसके अंदर वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है जो एक्चुअली में AT रिच होता है। वो AT रिच होता है। पहली पॉइंट क्या होगा, उस डीएनए सीक्वेंस के अंदर एडेनिन और थाइमिन के रिपीटेटेड सीक्वेंसेस पाए जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है यहीं से डीएनए ओपन होगा और रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट क्या है कि जब तक हम फॉरेन डीएनए को ओरी के साथ अटैच नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, वो उसके कॉपी बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो किसी भी फॉरेन डीएनए के मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए जरूरी है कि उस डीएनए को जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओरी है, उस पर जोड़ दिया जाए। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, ये जो ओरी या साइट ऑफ ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है यही डिसाइड करता है किसको, कॉपी नंबर को। ठीक है, कि कितना एक बार में कितनी कॉपी बना देगा वो। ठीक है, वेक्टर का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है आपका वो है सिलेक्टेबल मार्कर का। सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में बात करें तो एक्चुअली में क्या है, ये जीन्स होते हैं वेक्टर के अंदर। ये क्या है, वेक्टर के अंदर का स्पेसिफिक जीन है जो हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन और इलिमिनेशन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में, है ना। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के आइडेंटिफिकेशन और इलिमिनेशन में हेल्प करता है, पहली बात। दूसरा, ये सिलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टिवली ट्रांसफॉर्मेंट के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब हम इसके एक एग्जांपल से समझते हैं किस तरह से ये सिलेक्टेबल मार्कर्स एक्ट करते हैं। जैसे एक प्लाज्मिड है PBr322। इस प्लाज्मिड के अंदर 2 सिलेक्टेबल मार्कर है, BAM H1 और PST1। BAM H1 जो है ये प्रोवाइड करता है टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस और PST1 एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे प्लाज्मिड PBr322 को लिया, इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। इसके लिए क्या किया, BAM H1 के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया, डीएनए का यूज किया और लाइगेज का किया। ठीक है, और बहुत सारे PBr322 को ले लिया। ठीक है, तो जब आप बहुत सारे मल्टीपल PBr320 को लेंगे तो इससे 2 कंडीशंस होगा। ठीक है, कुछ को BAM H1 को काटने वाले रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड इसको काट देगा और डीएनए को जोड़ देगा। उससे क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट टाइप के प्लाज्मिड या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ में ये काट नहीं पाएगा, तो उससे क्या होगा, वो जो ओरिजिनल PBr322 है वो अवेलेबल, वही एग्जैक्ट सेम कॉपी रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसके नतीजे में क्या हुआ, जो रिकॉम्बिनेंट बना इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया, सिर्फ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है, इस फॉरेन डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये जो डीएनए बने प्लाज्मिड का, जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप के डीएनए थे, दोनों को होस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो होस्ट में ट्रांसफर करने के बाद 3 कैटेगरी होगा, है ना,
तीन कैटेगरी के होस्ट मिलेंगे, यानी इकोलाई के अंदर जब हम ट्रांसफर करेंगे 3 तरह के आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। एक वो बैक्टीरिया होगा जिसके अंदर ना रिकॉम्बिनेंट जाएगा ना नॉन रिकॉम्बिनेंट जाएगा, मतलब कोई भी फॉरेन डीएनए गया ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिसके अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए नहीं गया उसको बोलेंगे क्या, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब ना इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फॉरेन डीएनए गया बट नॉन रिकॉम्बिनेंट चला गया, है ना, नॉन रिकॉम्बिनेंट चला गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब नॉन रिकॉम्बिनेंट जाएगा तो मतलब क्या होगा, जो ओरिजिनल प्लाज्मिड है वही ट्रांसफर हो गया, तो इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी होगा। तीसरा जो बैक्टीरिया का ग्रुप मिलेगा उसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप का जाएगा, मतलब उसके अंदर सिर्फ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वाला डीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब 3 तरह के हो गए, एक तो नॉन ट्रांसफरेंट हो गया, दूसरा क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट टाइप का हो गया, दूसरा लास्ट टाइप क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अब आपके पास ये 3 तरह के बैक्टीरियल कॉलोनीज हो गए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अब इनका पहचान कैसे चलेगा, पहचानेंगे कैसे कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। इसमें क्या करते हैं, 3 मीडिया ले लेंगे, है ना, 3 मीडियम लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे 4 ले सकते हैं, इसमें क्या होगा, नो एंटीबायोटिक्स है, कोई एंटीबायोटिक इसमें है ही नहीं। इसके अंदर एम्पिसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक एम्पिसिलिन है और इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। तो क्या होगा, जिसके अंदर कोई एंटीबायोटिक नहीं है इसमें से किसी को भी डालिएगा, जैसे मान लेते हैं पहला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, दूसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, तीसरा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। तो इन तीनों के ग्रोथ के बारे में बात करें तो जिसके अंदर, इसके अंदर पहले मीडियम में सिर्फ कोई एंटीबायोटिक नहीं है तो सबका सब ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अब जब आप ऐसे मीडियम में जिसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों है तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसी भी एंटीबायोटिक के सॉल्यूशन में ग्रो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई ऐसा प्लाज्मिड आया नहीं जो इसको रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा किसी भी तरह के एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। अब जब आप नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को इन एंटीबायोटिक के सॉल्यूशंस में डालेंगे, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट जो भी इकोलाई होगा उसके अंदर बिल्कुल ओरिजिनल प्लाज्मिड PBr32 चला गया है, तो मतलब क्या है, उसके पास एम्पिसिलिन का भी रेजिस्टेंट जीन है और टेट्रासाइक्लिन का है, तो वो इसमें भी ग्रो कर जाएगा, इसमें भी ग्रो कर जाएगा, इसमें भी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी में ग्रो ना कर रहा है तो नॉन ट्रांसफरेंट है, अगर हर एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में ग्रो कर रहा है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट है। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर गया, तो मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के वक्त क्या हुआ था, बाम H1 जीन जो था वो डिलीट हो गया, यानी उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया। तो वो जो होगा एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन वाले सॉल्यूशन में भी ग्रो नहीं करेगा, अकेले टेट्रासाइक्लिन वाले सॉल्यूशन में भी नहीं ग्रो करेगा, सिर्फ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सॉल्यूशन में ग्रो करेगा। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, जो कॉलोनी सिर्फ एम्पिसिलिन वाले सॉल्यूशन में ग्रो कर रहा है उससे हम पता कर सकते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट का टाइप है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम पता करते हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करके हम पता करते हैं कि कौन सा एक्चुअली में रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला होस्ट है या बैक्टीरिया है, ठीक है। दूसरा, इसको ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कई एक एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस का यूज करना पड़ता है। इसी को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, कलरिंग सॉल्यूशंस का यूज किया गया। जैसे एक और दूसरा प्लाज्मिड है जिसका नाम है क्या, PUC8, ठीक है। इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी पाया जाता है ना। साथ में क्या है, इसके अंदर पाया जाता है एक स्पेसिफिक जीन जिसका नाम है LAC-Z जीन, हाँ, LAC-Z जीन, जो रिलीज करता है क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब लैक्टोज सबस्ट्रेट एक्स गैल, इसका जो सबस्ट्रेट है एक्स गैल, इसको क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, इसके साथ रिएक्ट करता है तो कलर्ड कॉलोनी देता है, ठीक है, कलर्ड कॉलोनी देता है। अब हमने क्या किया, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डिजायर्ड डीएनए और लाइगेज के साथ एक्सपोज कर दिया, ठीक है। जैसे एक्सपोज कीजिएगा तो क्या होगा, ये जो कलर्ड, जो बीटा लैक्टोज को
सिंथेसिस करने वाला जीन था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा आपका, वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा तो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज रिलीज नहीं होगा, सिंथेसाइज नहीं होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है आपका सिंथेसाइज नहीं होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, आपका जो एक्स गैल है इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा तो कलर कॉलोनी नहीं आएगा, कलरिंग प्रोजेक्ट, कलर कॉलोनी या फिर आप कहते हैं कलर्ड प्रोडक्ट रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कलर नहीं आएगा। तो कलर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि जो बीटा गैलेक्टोसाइड था वो डिलीट हो गया। डिलीट हो गया मतलब क्या, इनएक्टिव हो गया। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी बीटा गैलेक्टोसाइड के जगह एक दूसरा डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट कर दिया गया, जिससे कलर कॉलोनी या फिर कलर प्रोडक्ट रिलीज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इंसर्शनल एक्टिवेशन का एग्जांपल है। सेलेक्टेबल मार्कर अपने आप में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वेक्टर बनने के लिए जो 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जिसमें पहला क्या हो गया आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी, दूसरा हो गया सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरा जो होता है इसमें वो है आपका क्या, रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट क्या है, एक्चुअली में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का ऐसा सीक्वेंस जो कि पैलिंड्रोमिक टाइप का हो, यानी जिसको राइट टू लेफ्ट पर है, लेफ्ट टू राइट पर है तो दोनों सेम ही आए, जिसपे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट कर सके, उसी को रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, ठीक है। किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ये 3 चीजें हैं तो वो वेक्टर की तरह काम कर सकता है। इससे आगे के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह होस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर ये जो टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।